हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी पार्ट 1 या राजकोषीय नीति के भाग 1 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों जैसे कि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास की गति में वृद्धि, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम या आय के समान वितरण के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाती है और इन नीतियों में फिजिकल पॉलिसी का एक अहम योगदान है। चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करते हैं फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति क्या है और किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी और राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हुए सरकार विभिन्न मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने का प्रयास करती है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस वीडियो लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये बताने में सक्षम होंगे कि फिजिकल पॉलिसी से हमारा क्या अभिप्राय है, यानी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। इसके बाद आप ये बता पाएंगे कि फिजिकल पॉलिसी के जो विभिन्न स्टांसेज होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज है जो सरकार किसी एक समय ले रही होती है, उसको हम स्टांस कहते हैं। तो स्टांसेज ऑफ फिजिकल पॉलिसीज क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। इसके बाद हम ये बताने में सक्षम होंगे कि फिजिकल पॉलिसी के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से यंत्र हैं जिनके द्वारा किसी भी देश की सरकार फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है या लागू करती है, और फिजिकल पॉलिसी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये बताने में सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो समस्त अर्थशास्त्र से संबंधित जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार अपनाती है फुल एम्प्लॉयमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी देश की सरकार इन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की नीतियां अपना सकती है। पहली है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी या जिसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। दूसरा हमारा है जो फिजिकल पॉलिसी जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, या राजकोषीय नीति। और तीसरी जो नीति है वो है हमारी सप्लाई साइड पॉलिसीज, यानी पूर्ति की तरफ से जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनको हम सप्लाई साइड पॉलिसीज कहते हैं। चलिए हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार की जो मौद्रिक अधिकारी हैं वो देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि मुद्रा की मात्रा किसी भी अर्थव्यवस्था में जो क्रय शक्ति है उसका एक मापक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करके सरकार के जो मौद्रिक अधिकारी हैं वो ये जो विभिन्न आर्थिक उद्देश्य हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खासकर प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में मौद्रिक अधिकारी प्राय ब्याज की दर में परिवर्तन करके इन आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो जब ब्याज की दर को कंट्रोल करेंगे तो उसके फलस्वरूप किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई अफेक्टेड होगी। और इस मनी सप्लाई को चेंज करके बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसीज है और मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो इन इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। बेसिकली ये डिमांड साइड पॉलिसी है। इकोनॉमी में डिमांड मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है कि किस तरीके से अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है तो उसको कम किया जाए और अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण नीति है सरकार की वो फिजिकल पॉलिसी है, जिसमें किसी भी देश की सरकार जो विभिन्न आर्थिक उद्देश्य जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अपने टैक्स रेट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और बजट में इन तीनों का प्रयोग करते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। उसको हम सरकार की राजकोषीय नीति कहते हैं, जिसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी जो पॉलिसी है वो सप्लाई साइड पॉलिसीज है। ध्यान रहे कि पहली जो 2 पॉलिसीज हमने डिस्कस की थी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, वो डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसीज थी कि इकोनॉमी में डिमांड को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अगर इकोनॉमी ओवरहीट है यानी बूम है या अपटर्न है तो डिमांड को कम किया जाए कूल डाउन करने के लिए, और अगर इकोनॉमी डिप्रेशन या रिसेशन में है तो उस कंडीशन में डिमांड को बढ़ाया जाए। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसीज हैं वो हमारी डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा इन नीतियों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी है जो एजुकेशन के द्वारा बढ़ाई जा सकती है या दूसरे तरीकों से बढ़ाई जा सकती है, और मार्केट की एफिशिएंसी को रेज
करने के लिए जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को हम सप्लाई साइड पॉलिसीज कहते हैं। बेसिकली इन पॉलिसीज का जो उद्देश्य है वो इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने का है। वो रिसोर्सेज के बढ़ने से भी हो सकता है और रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से भी हो सकता है। तो बेसिकली जो थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट अपनाती है वो सप्लाई मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं कि किस तरीके से सप्लाई को बढ़ाया जाए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। वास्तव में फिस्क जो शब्द है उसका मीनिंग होता है स्टेट ट्रेजरी या सरकारी खजाना। इसका मतलब जो फिजिकल पॉलिसीज हैं उनका उद्देश्य जो है वो सरकारी खजाने का प्रयोग करते हुए या गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को प्रयोग करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त करना है। फिस्क या फिजिकल का अर्थ है स्टेट ट्रेजरी या सरकारी खजाना। सरकार अपने वित्त को मैनिपुलेट करके या चेंजेस करके मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त करने का प्रयास करती है। बेसिकली क्या है फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग टू अल्टर इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी टैक्सेस और स्पेंडिंग में चेंज करके। इसका अर्थ यह हुआ कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो बेसिकली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेस में चेंजेस करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का प्रयास है। ये जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है जिसमें वो रिवेन्यूज और एक्सपेंडिचर के माध्यम से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इफेक्ट करने का प्रयास करती है, इसके उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण 1930 के आसपास जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके फलस्वरूप जो उस समय की पॉलिसीज थी उनकी इफेक्टिवनेस था, यानी इनइफेक्टिवनेस थी, क्योंकि जो उस समय की प्रचलित नीतियां थी वो ना तो रिसेशन से देशों को बाहर निकालने में सफल हुई और ना ही वो ये बता पाई कि इसका कारण क्या है। तो केन्स ने जो लेजिस फेयर पॉलिसी थी उसको नकारते हुए सरकार के योगदान को फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से बताया और ये कहा कि रिवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को मैनिपुलेट करके सरकार अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। तो जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे उनका यह था कि सरकार का जो लेवल ऑफ टैक्सेशन है और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है। यानी सरकार के अगर टैक्सेस कम होंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी। तो इसके फलस्वरूप इसके साथ साथ इकोनॉमी में जो टैक्सेशन और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके फलस्वरूप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होता है बिसाइड्स एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके साथ साथ इकोनॉमी में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करते हैं, चेंज होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या आय का वितरण या देश की जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द पीपल ऑफ दैट कंट्री वो चेंज होता है। इसके साथ साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी चेंज होगा। तो जो फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जीके शो की डेफिनेशन है, जीके शो के अनुसार एनी डिसीजन टू चेंज द लेवल, कंपोजिशन और टाइमिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टाइमिंग भी है इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जीके शो कोई भी सरकार का निर्णय जिसके फलस्वरूप सरकारी खर्च का स्तर, उसका संगठन, यानी वो सरकारी खर्च हो कहां रहा है, इसके साथ साथ किस समय किया जाता है, इनको चेंज करके, इसी तरीके से जो टैक्स है टैक्स के बर्डन को चेंज करके, यानी उस टैक्स का भार किस पे पड़ता है, उसका रेट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनको चेंज करके अगर सरकार किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है तो उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो जीके शो के अनुसार फिजिकल पॉलिसी का अर्थ है कि सरकार किस तरीके से अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लेवल, कंपोजिशन और टाइमिंग को चेंज करती है और किस तरीके से वो अपने टैक्स के बर्डन स्ट्रक्चर और फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है ताकि विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। मिसिस उर्सुला हिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द मैनर इन विच ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस व्हाइल स्टिल प्राइमरीली कंसर्न्ड विद कैरिंग आउट देयर ओन ड्यूटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्सुला हिक्स का मानना था कि जो
सरकार के पब्लिक फाइनेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे टैक्स का काम है रिवेन्यू को बढ़ाना, सरकार को रिवेन्यू प्रोवाइड करना, वो काम तो करते ही करते हैं। उसके साथ साथ उनको इस तरीके से चेंज किया जा सकता है कि जिसके फलस्वरूप सरकार जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको प्राप्त कर सके, उनको लागू कर सके। यानी जो पब्लिक फाइनेंस के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो अपना काम तो करते रहेंगे। जैसे कि हमने बताया कि टैक्स का काम सरकार को रिवेन्यू प्रोवाइड करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का काम पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करना है। इन कामों को वो करते हुए, प्राइमरी कामों को करते हुए अगर इनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो इसके फलस्वरूप मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को भी प्राप्त किया जा सकता है। उसको हम प्रोफेसर उर्सुला हिक्स के अनुसार मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अनुसार फिजिकल पॉलिसी शुड मीन the policy which concerned itself with aggregate effects of government expenditure and taxation on income, production and employment। यानी अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के अनुसार राजकोषीय नीति वो नीति है जिसके फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन में जो चेंजेस हैं उनका इनकम, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से आर्थर स्मिथिस की जो डेफिनेशन है फिजिकल पॉलिसी की, उनके अनुसार ए पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम्स। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम्स तो गवर्नमेंट के होते ही होते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से वो यूज करती है ताकि डिजायरेबल इफेक्ट्स उत्पन्न हो। यानी इस तरीके से चेंज करती है कि जो चाहे उस तरीके के इफेक्ट हो, और जो अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स हैं या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं उनसे अवॉइड कराए हमें, ताकि उनके जो बुरे प्रभाव हैं, प्रतिकूल प्रभाव हैं राष्ट्रीय आय पर, राष्ट्रीय उत्पादन पर और रोजगार पर वो ना पड़े। यानी सरकार की वो नीति जिसके द्वारा वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम को इस तरीके से डायरेक्ट करती है कि जो इफेक्ट्स या जो प्रभाव इनकम, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पे चाहिए वो प्राप्त हो, और वो जो प्रभाव वो चाहे कि ना हो, जो अनडिजायरेबल हो, उनको अवॉइड किया जा सके, उसको हम फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्टांसेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी। यानी किसी देश की सरकार एक समय कौन सी फिजिकल पॉलिसी फॉलो कर रही है उसको हम स्टांसेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के स्टांस हो सकते हैं फिजिकल पॉलिसी के। पहला है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, तटस्थ जो राजकोषीय नीति है। ये जो नीति है ये बेसिकली स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस में अप्लाई होती है और इसका इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर न्यूट्रल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये बैलेंस बजट टाइप की एक पॉलिसी है जिसमें सरकार का जो स्टांस है वो न्यूट्रल होता है। दूसरी प्रकार की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है या फैलावकारी फिजिकल पॉलिसी है। बेसिकली फैलावकारी फिजिकल पॉलिसी सरकार जब इकोनॉमी डाउन होती है, विस्तारवादी जो राजकोषीय नीति है, यानी सरकार चाहती है कि आर्थिक जो एक्टिविटीज हैं उनमें बढ़ोतरी हो, तो बेसिकली ये सरकार कब चाहेगी? ये चाहेगी जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में हो या इकोनॉमी में रिसेशनरीज कंडीशंस हो। तो बेसिकली जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है उसमें सरकार स्टिमुलस पैकेज देती है जिसके फलस्वरूप सरकार की स्पेंडिंग बढ़ जाती है और टैक्स रेट कम हो जाते हैं, या दोनों कर सकती है। अपनी एक्सपेंडिचर्स को वो बढ़ा सकती है और टैक्सेस को लोअर कर सकती है, ताकि जो रिसेशन या जो डिप्रेशन है उससे इकोनॉमी बाहर आ सके और या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हो सके। तीसरी प्रकार का जो स्टांस सरकार का हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी हो सकती है। ये उस समय लागू होगी जब इकोनॉमी में बूम हो या इकोनॉमी जब ओवर हीटेड हो। इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो तो उसको कम करने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी या संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है ताकि इकोनॉमी में डिमांड को कम किया जा सके। तो इसके फलस्वरूप वो टैक्सेस को बढ़ाती है और अपने जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उसको कम करती है। तो 3 प्रकार के स्टांस हैं। अगर एक दिए हुए समय में हमें यह देखना है कि सरकार कौन सा फिजिकल पॉलिसी स्टांस ले रही है, तो हमें उसकी स्पेंडिंग और रेवेन्यू के डिफरेंस को देखना होगा, यानी सरकार के खर्च और सरकार की आय के अंतर को देखना होगा, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं।
बेसिकली अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी सरकार की आय और सरकार का खर्चा एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीरो है या सरकार का जो स्टांस है वो न्यूट्रल है। इसके विपरीत अगर सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे और उसकी आय कम होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिजिकल डेफिसिट होगा और सरकार का जो पॉलिसी स्टांस है वो एक्सपेंशनरी होगा, विस्तारवादी होगा, फैलावकारी होगा, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। इसके विपरीत सरकार की अगर स्पेंडिंग कम है और सरकार के रिवेन्यू ज्यादा है, यानी सरकार की आय कम है और आय ज्यादा है और खर्चे कम है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि फिजिकल सरप्लस होगा। और फिजिकल सरप्लस का अर्थ है कि सरकार का जो पॉलिसी स्टांस है वो कॉन्ट्रैक्शनरी है, यानी संकुचनकारी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कम करना चाहती है। अब किसी देश की जो फिजिकल डेफिसिट है वो इंपॉर्टेंट है उसके फिजिकल स्टांस के हिसाब से, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली किसी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट जारी रहता है तो उसके फलस्वरूप पब्लिक डेब्ट बढ़ेंगे और पब्लिक डेब्ट बढ़ेंगे तो वो अनसस्टेनेबल हो सकते हैं। यानी फिजिकल डेफिसिट का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो स्लो डाउन में इकोनॉमी को वो पावर दे ताकि वो डिफ्लेशन या डिप्रेशन से या रिसेशन से बाहर आ सके। लेकिन इसके साथ साथ अगर कंटिन्यूअसली हम फिजिकल डेफिसिट पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो फिजिकल डेफिसिट के कारण पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ेंगी, पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ने से पब्लिक डेट बढ़ेगा और वो एक स्टेज पर अनसस्टेनेबल हो सकता है। तो एक समय सरकार कौन सा फिजिकल स्टांस रखेगी, ये जो उद्देश्य हैं उन पे डिपेंड करता है। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, यानी वो कौन से यंत्र हैं जिनके द्वारा किसी देश की सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी को लागू करती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन। टैक्सेशन दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं हमारे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हमारा वेट है। टैक्स स्ट्रक्चर को यूज करते हुए सरकार अपने विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, उनको प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की या फिजिकल पॉलिसी का ये एम होता है कि सरकार टैक्सेस को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव रखे, यानी जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव हो, करों का भार उन व्यक्तियों पर ज्यादा पड़े जिनकी इनकम ज्यादा है और उन व्यक्तियों पर कम पड़े जिनकी इनकम कम है। सरकार फिजिकल पॉलिसी के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर का यूज करती है। इसलिए जो टैक्स स्ट्रक्चर है या कर ढांचा है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी के एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में काम करता है, क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम को डिटरमाइन करते हैं, यानी लोगों के हाथों में प्रयोग के योग्य कितनी आय बचती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं या प्रयोज्य आय कहते हैं। ये प्रयोज्य आय टैक्सेस की मात्रा पर निर्भर करती है। टैक्स जितने ज्यादा होंगे प्रयोज्य आय उतनी ही कम हो जाएगी, यानी अगर टैक्सेस लगाए जाएंगे तो प्रयोज्य आय घट जाएगी और टैक्सेस को लोअर किया जाएगा तो प्रयोज्य आय बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को कम करने के लिए, मान लो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप है तो सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी, जिसके फलस्वरूप डिस्पोजेबल साइज का आकार घट जाएगा और इसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप है वो भी कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है तो उस कंडीशन में सरकार टैक्सेस को ईज करेगी, उनकी मात्रा को कम करेगी, जिसके फलस्वरूप डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कम हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि टैक्स पॉलिसी जो है वो डिप्रेशन के समय ईजी होती है और इन्फ्लेशन और बूम्स का अगर पीरियड है तो उस कंडीशन में सरकार जो है वो ये कोशिश करती है कि टैक्सेस की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स की जो स्पेंडिंग है या उनकी जो एक्सपेंडिचर की एबिलिटी है उसको कम किया जा सके। तो टैक्स स्ट्रक्चर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू करने के लिए या फिजिकल पॉलिसी के एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सरकार के पास फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का वो पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय है। सार्वजनिक व्यय जो है वो किसी कंट्री की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए यूज होता है जब इकोनॉमी में रिसेशंस और बूम होते हैं। जैसा कि हमने उर्सुला हिक्स की डेफिनेशन में कहा था कि फिजिकल पॉलिसी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो अपना
जो उनका प्राइमरी काम है वो तो करते ही करते हैं, यानी सरकार को सार्वजनिक व्यय तो करना ही करना है, लेकिन रिसेशन और बूम्स के पीरियड में इस तरीके से सरकार उसको टाइम करती है, उसके मैग्नीट्यूड को वेरी करती है ताकि रिसेशन और बूम से इकोनॉमी को निकाला जा सके। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिकल पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने में हमारी सहायता करता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो उत्पादन, लेवल ऑफ कंजम्पशन, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या जो टोटल प्रोडक्ट है उसको इफेक्ट करता है, यानी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन का स्तर क्या होगा, कंजम्पशन का लेवल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर का पड़ता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट प्रूव हो सकता है टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में नॉर्मली हम किन चीजों को शामिल करते हैं, जो जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं, इसके साथ साथ सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। जैसा कि हमें पता है कि सरकार बहुत सारे खर्चे इस तरीके के करती है जिनके बदले में वो कुछ प्राप्त नहीं करती, यानी अपनी आय जो है वो हस्तांतरित करती है, जैसे कि वो छात्रों को वजीफा देती है, किसानों को सब्सिडी देती है, सैलरीज पे करती है सरकार, वो भी खर्चे में शामिल है। और इसके साथ साथ जो दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जैसे बुढ़ापा पेंशन है, फसल बीमा है, या जितने भी सरकार एक्सपेंडिचर करती है वो एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लेवल को डिसाइड करता है और जिसके फलस्वरूप एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में काम करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी के। अगर सरकार को रिसेशन का अंदेशा है या सरकार ये मानती है कि इकोनॉमी में रिसेशनरी सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में सरकार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी, यानी अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी में बूम का पीरियड है तो उस कंडीशन में सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी और इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज करके सरकार अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है, यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी का वो पब्लिक डेट है। सरकार देश के अंदर से भी कर्जा ले सकती है और देश के बाहर से भी कर्जा ले सकती है। तो डेब्ट जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी देश के लोगों से अगर कर्जा लेगी तो वो इंटरनल डेब्ट होगा और अगर वो बोरो करती है फॉरेन कंट्रीज से तो वो हमारा एक्सटर्नल डेट होगा। डेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से सरकार को कॉम्बैट करने के लिए। वो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके फलस्वरूप सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। गवर्नमेंट नॉर्मली जो लोन है वो कॉमर्शियल बैंक से ले सकती है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज से ले सकती है, वो देश के केंद्रीय बैंक से नोट छपवा सकती है और इसके साथ साथ वो फॉरेन से भी बोरो कर सकती है। सरकार नॉर्मली अगर सरकार को लगता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी बूम का पीरियड है, तो उस कंडीशन में सरकार बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज को बेचती है, यानी सरकार बोरो करती है। सरकार को बोरो करने का तरीका क्या है कि वो अपने बॉन्ड और सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल करती है। तो उसके कारण क्या होगा, अगर सरकार अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदती है, क्योंकि सरकार की साख अच्छी होती है इसलिए लोग जो है वो बॉन्ड खरीदेंगे। अगर सरकार बॉन्ड खरीदेंगे तो जो पैसा लोगों के पास था वो सरकार के पास आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जो खर्च कर सकते थे लोग वो कम हो जाएगा और उसके कारण जो इन्फ्लेशन की कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड है उनको रोका जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकार बैंकिंग सिस्टम से बोरो कर सकती है ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको अंडरटेक कर सके, उनको ले सके ताकि इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आ सके। इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं तो सरकार बैंकिंग सिस्टम से भी बोरो कर सकती है। सरकार हालांकि अपनी ट्रेजरी से भी ड्रॉ कर सकती है, लेकिन क्योंकि सरकार की जो ट्रेजरी से लेने की जो शक्ति है, ट्रेजरी में जो अमाउंट है वो काफी कम है और वो डिप्रेशन से इकोनॉमी को बाहर लाने में सफल नहीं हो सकती। एक दूसरा तरीका है डेब्ट मोनेटाइजेशन, यानी सरकार जो है वो सेंट्रल बैंक से अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज बॉन्ड मनी को प्रिंट करवाती है, यानी नए नोट छपवाती है, जिसके कारण इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी में जो हमारा डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, यानी अगर इकोनॉमी
डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो उस कंडीशन में सरकार जो है वो क्या कर सकती है, जो उनकी कर्ज की अदायगी है या बॉन्ड वापस करने के लिए जो पेमेंट है, उस कंडीशन में सरकार अपने कर्ज को वापस करना शुरू कर देती है अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है। तो जिसके फलस्वरूप जो परचेजिंग पावर लोगों के पास कम थी, क्योंकि सरकार से पैसे लोगों की तरफ जाएंगे, तो उस कंडीशन में सरकार जो है वो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भी जो पब्लिक डेट है उसके इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकती है। बेसिकली वो किसको यूज करेगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेगी, कहां से कर्जा लेगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के इकोनॉमिक आउटकम को अचीव करना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक पॉलिसी का, वो बजट है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने देखा था थोड़े दिन पहले हमारे देश का बजट प्रस्तुत हुआ था। तो बजट जो एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में काम करता है फिजिकल पॉलिसी का, यानी बजट डेफिसिट सरप्लस है या डेफिसिट में है, वो जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी कंट्री के हाथ में, ताकि वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में बजट के माध्यम से सरकार जो है वो रिसेशन और बूम पीरियड में जानबूझकर चेंजेस करके टैक्सेस में और एक्सपेंडिचर में अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। बेसिकली सरकार काउंटर साइक्लिक बजटरी पॉलिसी फॉलो करती है और उसके लिए अनबैलेंस्ड बजट का होना जरूरी है। काउंटर साइक्लिकल बजटरी पॉलिसी से हमारा क्या अभिप्राय है कि अगर इकोनॉमी में बूम है तो सरकार परचेजिंग पावर को कम करने का, बजट जो है उसको ये प्रयास करती है बजट के माध्यम से कि परचेजिंग पावर कम हो। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, रिसेशन है, तो उस कंडीशन में सरकार कोशिश करती है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। यानी जो जिस तरीके से साइकिल जाता है उससे अपोजिट सरकार का प्रयास होता है, जिसको हम काउंटर साइक्लिकल बजट पॉलिसी कहते हैं। ड्यूरिंग डिप्रेशन, जैसा कि हमने कहा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी ओवरहीट है, ड्यूरिंग बूम्स पीरियड है, तो उसमें सरकार जो है वो सरप्लस बजट लेके आएगी, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी को कूल किया जा सके, उसकी ओवरहीटिंग को कम किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है बजट भी सरकार की फिजिकल पॉलिसी का। अब हम आते हैं ऑटोमेटिक वर्सेस डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज। डिस्क्रिशनरी वर्ड का मीनिंग है डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर। सरकार जानबूझकर इस तरीके से चेंजेस करती है ताकि इकोनॉमिक गोल्स को प्राप्त किया जा सके। तो बेसिकली दो तरीके के पॉलिसी मेजर्स हैं। पहला है हमारा ऑटोमेटिक, यानी जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल पैसिव है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं है। अगर डिप्रेशन है या रिसेशन है तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ऑटोमेटिक पॉलिसीज कहते हैं। इनको हम बिल्ट इन स्टेबलाइजर भी कहते हैं, यानी वो सिस्टम में बिल्ट इन है, सिस्टम में बने हुए हैं, अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे तरीके के हैं वो डिस्क्रिशनरी हैं, यानी डेलिब्रेट हैं। गवर्नमेंट डेलिब्रेटली जानबूझकर जो एक्शन लेती है, तो यहां पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो एक्टिव होता है। इसको हम डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं। तो दो तरीके की फिजिकल पॉलिसीज हो सकती हैं इस हिसाब से। एक तो ऑटोमेटिक है जो अपने आप काम करती है, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ सरकार जानबूझकर करती है, तो दोनों में अंतर है। जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं वो हमारे कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट के वो रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर आइटम हैं जो अपने आप काउंटर साइक्लिकली काम करते हैं। काउंटर साइक्लिकली कौन से काम करते हैं? जैसे कि हमने कहा कि टैक्स रेट है वो अपने आप, जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या जब रिसेशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से काम करते हैं कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया तो अपने आप टैक्स रिवेन्यूज घट जाएंगे, टैक्स रिवेन्यूज अपने आप कम हो जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो बजट डेफिसिट है वो अपने आप वाइडन हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। यानी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो हैं वो गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू आइटम हैं जो अपने आप काउंटर साइक्लिकली रेस्पॉन्ड करते हैं। यानी अगर मान लो सरकार ने बेरोजगारी भत्ता लगा रखा है, बेरोजगारी भत्ता दे रखा है, या सरकार ने कोई दूसरे इंसेंटिव दे रखे हैं,
तो जब भी इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी भत्ते की जो पेमेंट है वो ज्यादा होने लग जाएगी और जिसके फलस्वरूप लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सकती है। तो टैक्स सिस्टम जो है वो अपने आप में एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, क्योंकि ज्यो ज्यो टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो जो टैक्स रेट है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है तो मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप जो कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स हैं उनके फलस्वरूप जो उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा है वो सरकार के पास ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उन लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। इसके विपरीत अगर कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो उसमें उस कंडीशन में जो टैक्स कलेक्शन है वो इनकम से ज्यादा फॉल करेंगे। तो अपने आप टैक्स जो है वो स्टेबलाइजर के रूप में काम करेगा टैक्स सिस्टम। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया था, या तो अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्शन है या जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो उस समय लागू होती हैं जब इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड होता है, यानी जो वेलफेयर पेमेंट्स हैं वो उस समय लागू हो जाएंगी जब इकोनॉमी डिप्रेशन या रिसेशन में होगी। जैसा कि हमने अभी देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट अगर कंपनसेशन है तो वो उस समय लागू हो जाएगा जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में होगी। इसके विपरीत जब इकोनॉमी एक्सपेंड होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कंपनसेशन है वो अपने आप कम हो जाएगा, वेलफेयर पेमेंट भी अपने आप कम हो जाएंगी। यानी ये जो पेमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या वेलफेयर पेमेंट्स के रूप में जाती थी ये अपने आप घट जाएंगी, यानी काउंटर साइक्लिक काम करेंगी। अगर इकोनॉमी बूम में है तो अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और वेलफेयर पेमेंट्स कम हो जाएंगी। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो उस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन और वेलफेयर पेमेंट अपने आप बढ़ जाएंगी, यानी काउंटर साइक्लिक काम करते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। इसके लिए सरकार को पार्लियामेंट से उसको पास करवाना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए सरकार को कोई जानबूझकर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप काम करने शुरू कर देते हैं। आइए अब हम फिजिकल पॉलिसी की एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं। दो प्रकार की फिजिकल पॉलिसी है, जैसे कि हमने कहा था, एक डेलिबरेट एक्शन गवर्नमेंट के और दूसरा ऑटोमेटिक। अगर सरकार के डेलिबरेट एक्शंस की हम बात करें तो जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी उस समय फॉलो की जाती है जब इकोनॉमी में डिप्रेशन या मंदी होती है। इसके विपरीत कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी वो उस समय यूज की जाती है जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है या बूम का पीरियड होता है या इकोनॉमी जब ओवरहीटेड होती है। अगर सरकार एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लागू करती है तो वो एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और टैक्सेस को जो है वो लोअर कर देती है। इसके विपरीत अगर सरकार एक संकुचनकारी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करती है तो उस कंडीशन में सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। जो नॉन डिस्क्रिशनरी हैं उनमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के जो आइटम्स हैं, ये दोनों आइटम जो हैं फिजिकल पॉलिसी के ऑटोमेटिक काम करते हैं। यानी इकोनॉमी में अगर बूम होगा तो ट्रांसफर पेमेंट्स कम हो जाएंगी और अगर डिप्रेशन होगा तो ट्रांसफर पेमेंट बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से टैक्सेस जो हैं, अगर इकोनॉमी में बूम होगा तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये इंश्योर करेगा कि टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, और हम क्या चाहेंगे अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो जो टैक्सेस हैं वो लोअर हों, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये इंश्योर करेगा कि अपने आप टैक्स की अमाउंट जो है वो लोअर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ऑटोमेटिक या बिल्ट इन स्टेबलाइजर है वो काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर के आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी के स्टांस को आप कैसे पता करेंगे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी कौन कौन सी हैं। चलिए अब अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यूज पहला है हमारा, नीचे जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ए वुड बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से फिजिकल पॉलिसी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लास्ट जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का फिजिकल पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इनकम में अगर इंक्रीज होता है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इंश्योर करेंगे कि बजट डेफिसिट जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। फिजिकल पॉलिसी इंडिया में कौन फॉर्मुलेट करता है, ये हमें पता है कि इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फिजिकल पॉलिसी
फॉर्मुलेट करती है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट इज, इनमें से एक डायग्राम दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ एडी से शिफ्ट होके एडी1 की तरफ गया है, ये किन कारणों से जा सकता है। इनमें से जो कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक कारण आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि ये रिडक्शन इन इनकम टैक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक सरकार की एक प्लान जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड घट जाए और इकोनॉमी स्लो हो जाए, तो इस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड घट जाए और इकोनॉमी स्लो हो जाए, तो हम कहेंगे इसको संकुचनकारी राजकोषीय नीति। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट, एक एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का एग्जाम्पल हमें देना है, कौन सा हो सकता है। इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और करेक्ट आंसर वुड बी ए कि अगर सरकार टैक्स कम करती है तो उसको हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कहेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।